हाय एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल क्रेजी पॉलिटेक्निक पे। हम उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अच्छे से पढ़ रहे होंगे। साथ ही साथ आप लोग का एग्जाम बहुत ही बेहतरीन ढंग से जा रहा होगा और आपका तैयारी भी एक अच्छे लेवल तक हो गया होगा। तो नेक्स्ट एग्जाम आपका जो है नेटवर्क का, सर्किट और नेटवर्क का है, जो कि नेक्स्ट कल होने वाला है। तो उसी के लिए हम यहाँ पर एक वीडियो लेकर आ रहे हैं, जिसमें कि हम लोग 3 साल का एमसीक्यूज को बैक टू बैक देख लेंगे। 2019, 2020 एंड 2021 ये तीनों साल का ऑब्जेक्टिव को देखने के बाद आपको बेनिफिट यह मिलेगा कि आने वाले जो एग्जाम है, जो कल का एग्जाम है, उस एग्जाम में आपको ऑब्जेक्टिव से रिलेटेड बहुत ही कम दिक्कतें होंगी और आपको यह भी पता चल जाएगा कि ऑब्जेक्टिव किस तरीके से पूछता है, क्योंकि सिलेबस में कोई चेंजिंग नहीं है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने का मतलब यही हुआ कि आपका जो अभी का सिलेबस है नेटवर्क का, वही सिलेबस पहले का भी था, उसमें बिल्कुल भी कहीं पर कोई चेंजिंग नहीं है। तो इसीलिए ये जो एमसीक्यूज है, यही एमसीक्यूज हो सकता है आपको रिपीट करे, और कम से कम भी रिपीट करेगा तो 15 से 16 एमसीक्यूज आपका रिपीट करेगा। और 15 से 16 एमसीक्यूज अगर आपका सही हो जाता है, तब उस केस में आपके कॉपी में जो भी लिखे हैं उन पे हर एक क्वेश्चन पे अच्छा मार्क्स मिलता है, क्योंकि आप एक अच्छे स्टूडेंट के कैटेगरी में आ जाते हैं। तो अब देखिए, हम यहाँ पर सबसे पहले जो डील करने जा रहे हैं वो 2019 के एमसीक्यूज को डील करने जा रहे हैं। तो हमारा सबसे पहला न्यूमेरिकल कहता है कि एन आइडियल कांस्टेंट करंट सोर्स हैज, आइडियल कांस्टेंट करंट सोर्स के पास कैसा इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। जीरो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, इनफाइनाइट इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, लो इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, या नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर जो हमारा होता है वो इनफाइनाइट होता है। आइडियल करंट सोर्स रहेगा तब वहां पर इनफाइनाइट होगा, और आइडियल वोल्टेज सोर्स रहेगा तो उस केस में वहां पर जीरो होता है। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हेन टू डिफरेंट रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन सीरीज, जब दो रेजिस्टेंस को हम लोग सीरीज में कनेक्ट करते हैं, दे हैव, मतलब क्या कहा कि अगर दो रेजिस्टेंस है, एक देखिए, एक हमारा रेजिस्टेंस कुछ इस तरीके से रहा और दूसरा रेजिस्टेंस इस तरीके से रहा, और ये दोनों देखिए सीरीज में कनेक्टेड है, तो इसका क्या सेम रहता है, तो इसका करंट सेम रहता है और बाकी जो वोल्टेज रहता है वो अलग अलग होता है, चेंज होता है। जबकि वही अगर पैरेलल में कहता तो पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है और करंट जो होता है वो चेंज होता है। तो यहाँ पर हमारा सीरीज में कहा है, तो सीरीज में कहा है तो हमारा क्या होगा कि करंट उसका सेम होगा। तो इसका राइट आंसर होगा सेम करंट पासिंग थ्रू देम, दोनों से एक ही करंट पास करेगा। तो राइट ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किंचॉफ्स वोल्टेज लॉ इज कंसर्न्ड विद, किंचॉफ्स वोल्टेज लॉ किससे रिलेटेड है, किससे कंसर्न्ड है। तो ये हमारा आईआर ड्रॉप पर होता है और बैटरी ईएमएफ दोनों पर ये होता है। किंचॉफ्स वोल्टेज लॉ केवीएल की बात कर रहा है, केवीएल। तो जब हम कोई भी लूप में लिखते हैं तो उसमें आईआर ड्रॉप भी लिखते हैं और बैटरी जो कनेक्टेड होता है उसको भी लेकर चलते हैं, तो इसलिए आईआर ड्रॉप और बैटरी ईएमएफ। तो इसका राइट आंसर हो गया बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर अस। करा इसमें से कौन सा जो है वो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी है, मतलब जो कि खत्म होने वाला है ही नहीं, एकदम अनगिनत है, अपार है, इतना कि कभी खत्म ही नहीं हो सकता है। तो वो हमारा है सोलर एनर्जी। क्या है? सोलर एनर्जी। बाकी सारे के सारे खत्म होने वाले हैं, चाहे वो एलपीजी हो, चाहे वो न्यूक्लियर एनर्जी हो, चाहे वो सीएनजी गैस हो, ये सब के सब खत्म हो जाएंगे, लेकिन सोलर एनर्जी कभी खत्म होने वाला नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, इन ए प्योर रेजिस्टिव सर्किट द फेज एंगल बिटवीन एसी वोल्टेज एंड करंट इज। कह रहा है कि प्योर रेजिस्टिव सर्किट के केस में जो फेज एंगल होता है एसी वोल्टेज और करंट के बीच में वो क्या होता है। तो वो हमारा 0 डिग्री होता है, 90 डिग्री होता है, या 180 डिग्री होता है। तो ये हमारा 0 डिग्री होता है, क्योंकि ये प्योरली रेजिस्टिव सर्किट है। तो रेजिस्टिव सर्किट में हमारा जो वोल्टेज और करंट जो होता है वो एक ही लाइन पे होता है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना डिफरेंस है, तो वो 0 डिग्री है। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, इन प्योर इंडक्टिव सर्किट द फ्रीक्वेंसी इज टू द इंडक्टेंस। तो कह रहा है कि प्योर इंडक्टिव सर्किट में फ्रीक्वेंसी का रिलेशन क्या है इंडक्टेंस से। तो इसका रिलेशन जो होता है वो अनरिलेटेड होता है, कोई रिलेशन इसका होता नहीं है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल जैसा कोई रिलेशन नहीं होता है, तो ये होता है अनरिलेटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, इन प्योर कैपेसिटिव सर्किट द पावर फैक्टर इज। प्योर कैपेसिटिव सर्किट में पावर फैक्टर हमारा कैसा होता है। तो प्योर कैपेसिटिव सर्किट में पावर फैक्टर हमारा 0 होता है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, द आरएमएस वैल्यू ऑफ प्योर साइन वेव फॉर्म इज। प्योर साइन वेव है, उसका आरएमएस वैल्यू क्या होता है। तो उसका आरएमएस वैल्यू हमारा होता है 0.707। कैसे होता है ये आप देख सकते हैं, क्योंकि हमारा जो आरएमएस वैल्यू होता है वो आरएमएस बराबर हमारा क्या होता है, तो आरएमएस बराबर हमारा होता है Vm अपॉन में √2, और 1 अपॉन में √2 का जो वैल्यू होता है वो 0.707 होता है। तो इसीलिए इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 9, करा द पावर फैक्टर ऑफ सीरीज आरएलसी सर्किट इज। सीरीज आरएलसी सर्किट का पावर फैक्टर क्या होता है। तो इसका पावर फैक्टर होता है R अपॉन में √R² प्लस सेक्शन माइनस XC। कैसे होता है ये आपको पता होगा, क्योंकि हमारा पावर फैक्टर का जो वैल्यू होता है, पावर फैक्टर यहाँ पर आप अच्छी तरीके से लिखना चाहें तो पावर फैक्टर इक्वल टू होता है R अपॉन में Z, और Z हमारा RLC है, तीनों है, तो इस केस में हमारा Z का जो वैल्यू होगा वो क्या होगा, R² प्लस के XL माइनस के XC का होल स्क्वायर होता है। तो यही देखिए हमारे यहाँ ऑप्शन नंबर ए मैच कर रहा है, तो इसलिए हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। इस पर ध्यान देना है, क्योंकि इसमें कंफ्यूजन आपको हो सकता है, तो ये डायरेक्टली आप याद भी रख सकते हैं। इस पर न्यूमेरिकल भी आपको पूछता है तो थोड़ा आपको बेनिफिट मिलेगा, अगर ये फॉर्मूला डायरेक्टली आपको याद रहेगा तब।
अब देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, ये सीरीज सर्किट इज सेड टू बी इन इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस व्हेन इट्स नेट इज जीरो। कह रहा है कि एक सीरीज सर्किट है जो कि इलेक्ट्रिकल रेजोनेंस में है, कब? जब उसका नेट क्या, नेट हमारा कह रहा है कि नेट इंपीडेंस होना चाहिए जीरो, या रिएक्टेंस जीरो होना चाहिए, रेजिस्टेंस जीरो होना चाहिए। तो नेट रिएक्टेंस उसका जीरो होना चाहिए। क्या जीरो होना चाहिए? नेट रिएक्टेंस उसका जीरो होना चाहिए। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है कि क्वालिटी फैक्टर ऑफ आरएलसी सर्किट, आरएलसी इलेक्ट्रिकल सर्किट कैन बी इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग। कह रहा है कि क्वालिटी फैक्टर को हम कैसे बढ़ा सकते हैं आरएलसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में, किसको इंक्रीज करके? द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस या ऑल ऑफ द एबव। तो इसका हमारा होता है इंडक्टेंस को हम बढ़ा सकते हैं, द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस एंड इंडक्टेंस। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन क्या कहा था फिर से सुन लीजिए, क्वालिटी फैक्टर ऑफ आरएलसी सर्किट इलेक्ट्रिकल सर्किट कैन बी इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग, किसको इंक्रीज करके इंक्रीज कर सकते हैं? द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस की वैल्यू को किसके इंक्रीज करके कर सकते हैं? तो वो हमारा हो गया इंडक्टेंस। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा कहता है कि द वोल्टेज अप्लाइड इन सीरीज आरएलसी सर्किट व्हेन I इज इक्वल टू 5 मिली एम्पियर, VL इज इक्वल टू 35 वोल्ट, VC इज इक्वल टू 25 वोल्ट एंड R इज इक्वल टू हमारा इतना दिया गया है। तो वैसे तो इसमें से कोई भी ऑप्शन सही इसका नहीं है, लेकिन अगर आप चाहें तो ये क्वेश्चन को आप स्किप भी कर सकते हैं क्योंकि इसका कोई आंसर सही नहीं। अगर इसको आप बनाना चाहें तो आप बना सकते हैं। तो देखिए हमारा जो एक आरएलसी सर्किट है, तो आरएलसी सर्किट कैसे बनता है? तो एक हमारा ये हो गया R हो गया, फिर हमारा एक L हो गया और एक हमारा जो हो गया वो C हो गया। तो ये आरएलसी सर्किट बन गया। यहाँ पर क्या कहा कि हमारा R जो है वो कितना है? तो R हमारा 1000 है और हमारा I का जो वैल्यू है वो हमारा 5 मिली एम्पियर है। तो ये हमारा इस केस में यहाँ पर जो ड्रॉप होगा वो हमारा IR होगा, V इक्वल टू, और यहाँ पर हमारा जो है दिया हुआ है कि VL इक्वल टू 35 वोल्ट है, मतलब इंडक्टेंस का जो वोल्टेज है VL इक्वल टू वो 35 वोल्ट है, और हम यहाँ पर हमारा कैपेसिटर का जो वोल्टेज है वो 25 वोल्ट है। तो इसको इसी तरीके से रहने देते हैं और IR का वैल्यू को निकाल लेते हैं। तो IR का वैल्यू क्या आ जाएगा? 5 मिली एम्पियर है, तो 5 इंटू 10 टू द पावर -3 होगा, और यहाँ पर R का वैल्यू जो हमारा है वो 1000 दिया हुआ है। तो ये 10 टू द पावर -3 और ये 1 10 टू द पावर +3, दोनों आपस में कट के क्या आ जाएगा? 5 वोल्ट। तो ये हमारा हो गया 5 वोल्ट। तो अगर डायरेक्टली अगर देखा जाए तो उस केस में यहाँ पर 5 वोल्ट होता है, लेकिन अब इसका अगर ओवरऑल करके देखेंगे तो ओवरऑल करके देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं? तो ओवरऑल करके देखेंगे तब उस केस में हमारा होता है, आप इसको इस तरीके से भी निकाल सकते, इसका फेजर डायग्राम करके फिर निकालते हैं। तो यहाँ पर एक ये हो गया हमारा क्या? ये हो गया हमारा IR, और मतलब ये रेजिस्टेंस के लिए हो गया, ये हमारा हो गया, ये हमारा हो जाएगा IL, और ये हमारा हो जाएगा, मतलब ये हमारा हो जाएगा VL, मतलब इंडक्टेंस का वोल्टेज, ये हमारा हो जाएगा VC। तो VC का वैल्यू हमारा कितना दिया है? 25 दिया है, और VL का वैल्यू हमारा कितना दिया है? 35 दिया है। तो ओवरऑल VL माइनस के VC करिएगा तो यहाँ पर इसका वैल्यू क्या होगा? 35 माइनस के 25, तो ये 10 वोल्ट हो जाएगा, और यहाँ पर इसका वैल्यू कितना था? 5 वोल्ट था। अब इसका अगर मतलब उसको क्या कहते हैं, मतलब जो इसका H को निकालिएगा तो उसके इसमें हमारा क्या होगा? तो ये हो जाएगा 10 के स्क्वायर, √5 के स्क्वायर और प्लस के 10 के स्क्वायर। तो ओवरऑल इसका जो वैल्यू आएगा √125 है, क्योंकि ऊपर पे जो 25 और 10 के स्क्वायर 100, तो 125 आ जाएगा, जिसका की वैल्यू अगर निकाल लिएगा भी आप तो इसमें से कोई भी ऑप्शन मैच नहीं करेगा। तो इसलिए इसका कोई भी आंसर नहीं है, इसमें से कोई भी आंसर इसका नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कर रहा है? द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर फेज एंगल इन आरएलसी सर्किट। आरएलसी सर्किट में करेक्ट एक्सप्रेशन क्या है फेज एंगल का? तो यहाँ पर से आप चाहें तो देखिए निकाल सकते थे इसका फेज एंगल क्या होगा। यहाँ पर अगर हम फेज एंगल निकालें फाई इक्वल टू, हमारा क्या होता है? फेज एंगल को अगर हम निकालेंगे तो इसका हमारा जो वैल्यू आता है वो हमारा आता है, ओवरऑल जो हमारा वैल्यू आता है वो आता है tan इनवर्स XL माइनस के, इसका होता है tan इनवर्स XL माइनस के XC अपॉन में R। क्या होता है? tan इनवर्स XL माइनस के XC अपॉन में R। चाहे तो आप देखिए इसको निकाल सकते हैं भी, तो इसको आप मतलब ये इसका आंसर आप डायरेक्टली चाहें तो आप इसको याद कर सकते हैं, नहीं तो फिर इसको फार्मूला से भी निकाल सकते हैं, लेकिन हमें अभी डायरेक्टली याद ही कर लेना चाहिए डायरेक्टली, क्योंकि ये इसका क्वेश्चन भी आएगा तो आपको यही यूज करना होगा। tan इनवर्स XL माइनस के XC अपॉन में R, इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 14। वो क्या कर रहा है कि इन 3 फेज डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम, 3 फेज डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम में क्या होता है? तो 3 फेज डेल्टा कनेक्शन सिस्टम में, डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम है तब उस केस में लाइन वोल्टेज जो होता है वो फेज वोल्टेज के बराबर होता है, और वहीं पर अगर स्टार कनेक्शन होगा तो लाइन करंट फेज करंट के बराबर होगा। तो याद रखिएगा कि डेल्टा कनेक्शन में क्या होगा कि लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज के बराबर होगा, और अगर स्टार कनेक्टेड रहा तब लाइन करंट हमारा फेज करंट के इक्वल टू होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हमारा 15 है कि इन आइडेंटिकल रेजिस्टेंस ईच ऑफ 15 आर कनेक्टेड इन डेल्टा।
नेटवर्क 400 वोल्ट एंड 3 फेज सप्लाई, द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस इन ईच लेग ऑफ इक्विवेलेंट स्टार कनेक्टेड लोड। देखिए पूरा क्वेश्चन में ये जो वोल्टेज आपको दिया है इसका कोई लेना देना नहीं है, सिंपली हमको यही देखना था कि इसका रेजिस्टेंस का वैल्यू क्या है। पहले कह रहा है कि 3 आइडेंटिकल रेजिस्टेंस है जिसका की वैल्यू 15 है, या तीनों डेल्टा में कनेक्टेड है। मतलब देखिए ये तीनों जो है वो इस तरीके से कनेक्टेड होगा, इस तरीके से जब ये कनेक्टेड होगा तो यहाँ पर ये हो गया कितना 15, ये भी हो गया हमारा 15 और ये भी हमारा हो गया 15। अब डेल्टा से स्टार में कन्वर्ट करना होता है और अगर तीनों वैल्यू इक्वल हो तब ये फॉर्मूला का अप्लाई करते हैं। जब इसको हम स्टार में कनेक्टेड करते हैं तब उस केस में इसका जो वैल्यू हो जाता है वो हमारा होता है 15, मतलब जो पहले का रेजिस्टेंस है उतना अब भागा 3, तो ये हो गया ओवरऑल 5, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5 ओम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 16, वो कहता है बाय यूजिंग 2 वाट मीटर मेथड पावर कैन बी मेजर्ड इन। 2 वाट मीटर मेथड से हम लोग पावर मेजर कर सकते हैं, कैन बी कर रहा है। अगर डायरेक्टली कहता है कि मेजर्ड, जिससे मेजर करते हैं तब इसमें से ऑप्शन जो हमारा है वो 2 वाट मीटर कर रहा है, तो हमको कम से कम तो 2 फेज यहाँ पर होना चाहिए था, 2 से 3 फेज ओवरऑल होना चाहिए। यहाँ पर लेकिन कह रहा है कि कैन भी, मतलब मेजर कर सकते हैं। तो 3 फेज 2 वायर सिस्टम को भी मेजर कर सकते हैं, 3 फेज 3 वायर सिस्टम को भी मेजर कर सकते हैं और 3 फेज 4 वायर सिस्टम को भी मेजर कर सकते हैं। वैसे बेसिकली अगर 2 वाट मीटर यूज कर रहे हैं तो 3 फेज 4 वायर सिस्टम का मेजर हम लोग नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पर कैन भी कर रहा है तो हम कैन भी मतलब कर सकते हैं, तो मतलब कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 17 क्वेश्चन क्या कहता है, अंडर द कंडीशन ऑफ मैक्सिमम पावर ट्रांसफर। मैक्सिमम पावर ट्रांसफर के केस में जो हमारा एफिशिएंसी होता है वो 50% होता है, तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। ये तो डायरेक्टली आपको याद ही होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है थेवेनिन थ्योरम इज अप्लाइड टू। थेवेनिन थ्योरम अप्लाइड होता है किसमें, पैसिव एंड लीनियर नेटवर्क में, या फिर एक्टिव पैसिव एंड नॉन लीनियर नेटवर्क में, या एक्टिव एंड लीनियर नेटवर्क, या एक्टिव और नॉन लीनियर नेटवर्क। तो थेवेनिन थ्योरम जो हमारा अप्लाई होता है वो एक्टिव और लीनियर नेटवर्क में होता है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है व्हिच मेथड इज द बेस्ट फॉर वोल्टेज सोर्स। वोल्टेज सोर्स के लिए कौन सा मेथड जो है वो बढ़िया है, मेश एनालिसिस, नोडल एनालिसिस, या फिर सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, या नन ऑफ दिस। तो ये हमारा बेस्ट जो अच्छा होता है वो हमारा नोडल एनालिसिस होता है। क्या है, व्हिच मेथड इज बेस्ट फॉर वोल्टेज सोर्स, तो वोल्टेज सोर्स के लिए नोडल एनालिसिस है। क्वेश्चन नंबर 20 का रहा है नॉर्टन करंट इज इक्वल टू करंट पासिंग थ्रू द शॉर्ट सर्किटेड। नॉर्टन करंट में हम लोग क्या करते हैं, नॉर्टन करंट में जो करंट पास होता है शॉर्ट सर्किट वो कहाँ पर होता है, कौन से टर्मिनल पर होता है, तो वो हमारा आउटपुट के पास होता है। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। तो ये हमारा था कुल मिलाकर 2019 का हमारा पूरा क्वेश्चन। अब हम लोग देखेंगे 2020 का, 2020 में क्या क्या पूछा था और उसका क्या क्वेश्चन था, उसका सोल्यूशन क्या था। तो हम लोग देखते हैं 2020 के क्वेश्चन की ओर। तो सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है द पीरियड ऑफ द सर्टेन साइन वेव इज 10 मिली सेकेंड, इट्स फ्रीक्वेंसी इज, मतलब यहाँ पर क्या दे दिया है आपको, टाइम दे दिया है। टाइम दे दिया है कितना, 10 मिली, 10 इंटू 10 टू द पावर, आप चाहे 10 मिली मतलब क्या होगा 10 टू द पावर -3, 10 इंटू 10 टू द पावर -3। और आपको क्या है टाइम पीरियड के बारे में आपको पता है कि टाइम पीरियड हमारा होता है जो 1 में f होता है। तब उस केस में आपको पूछ रहा था इट्स फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी करके क्या होगा, फ्रीक्वेंसी को इधर कर दीजिए तो यहाँ पर हो जाएगा 1 में t। तो यहाँ पर देखिए 1 और t का वैल्यू हमारा है 10 और इंटू में 10 टू द पावर -3, मतलब ये 10 टू द पावर -3 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 10 और इंटू में 3 है, मतलब कि 3 शून्य ऊपर जाएगा, तो 1 2 1 3 हो गया, और अपॉन में यहाँ पर हो जाएगा 10 जो नीचे वाला था वो, तो 1 0 से 1 0 कट जाएगा तो बचेगा क्या 10 100। तो यहाँ पर हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। समझ में आ रहा होगा कि किस तरीके से सॉल्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द आरएमएस वैल्यू ऑफ साइन वेव ऑफ ए पीक वैल्यू आई एम इज गिवन बाई। आरएमएस वैल्यू जब भी होता है तो आरएमएस वैल्यू इसका क्या होता है, तो हमारा आई एम मैक्सिमम वैल्यू अपॉन में √2 होता है, तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द एवरेज इन प्योरली इंडक्टिव और कैपेसिटिव सर्किट इज। द एवरेज करा है कि प्योरली इंडक्टिव और कैपेसिटिव सर्किट में क्या होता है, डिपेंड ऑन एक्सएल होता है, डिपेंड ऑन एक्सी होता है, या फिर 0 होता है। तो एवरेज ऑफ प्योरली इंडक्टिव और कैपेसिटिव सर्किट में जो होता है वो 0 के बराबर होता है, इज 0 होता है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इन अ प्योरली इंडक्टिव सर्किट इफ द फ्रीक्वेंसी इज डबल्ड। प्योरली इंडक्टिव सर्किट में अगर हम फ्रीक्वेंसी को डबल कर दें और अप्लाइड वोल्टेज को आधा कर दें तब हमारा रिजल्टेंट करंट क्या हो जाएगा। तो अगर जिसको डायरेक्टली आंसर जानना है तो इसका राइट आंसर हमारा है 1/4 होता है, 1/4। लेकिन जिनको सॉल्यूशन जानना है वो वेट करिए, हम देखिए सॉल्यूशन भी इसका बताते हैं कि कैसे होता है। तो हमारा एक्सेल जो होता है, एक्सेल का आप फार्मूला पढ़ेंगे, ये फार्मूला बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये फार्मूला को आप कभी मिस नहीं करिएगा। तो एक्सेल इक्वल टू हमारा होता है 2 पाई के FL, ये आप लोग पढ़े होंगे, एक्सेल इक्वल टू 2 पाई FL होता है, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर से आई इक्वल टू हमारा क्या होता है, आई इक्वल टू हमारा होता है V अपॉन में एक्सेल होता है। तो यहाँ पर हमारा V अपॉन में एक्सेल करिएगा तो V और एक्सेल का वैल्यू हमारा क्या है 2 पाई FL है, 2 पाई FL है। अब उस केस में क्या कहा कि हमको कि फ्रीक्वेंसी को डबल करते हैं, मतलब f के वैल्यू को डबल करिए। अब यहाँ पर देखिए f के वैल्यू को हम जब डबल करेंगे तो V पहले रहने देते हैं और अपॉन में 2 और इंटू में पाई हो गया, और f का वैल्यू डबल मतलब 2f हो गया,
2FL हो गया, ठीक है। फ्रीक्वेंसी को हम लोग डबल कर दिए, एंड अप्लाइड वोल्टेज इज हाफ, और अप्लाइड वोल्टेज को हम लोग हाफ कर दिए, तो V अपॉन में 2, तो यहाँ पर नीचे में ये 2 आ जाएगा, तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई होगा, तो 2 और इंटू में 2 कितना हो गया 4। मतलब ओवरऑल यहाँ पर इसको इस तरीके से आप लिख सकते हैं कि V और 2, यहाँ पर इसको पहले अगर 2 इंटू 2 करके 4 करते हैं तो 4 को बाहर नहीं दीजिए और यहाँ हो जाएगा 2πfl। तो देखिए कितना टाइम्स ज़्यादा हो गया, तो 1/4 टाइम ज़्यादा हो गया पहले से, ये पहले से 1.4 टाइम ज़्यादा हो गया। तब उस केस में हमारा राइट आंसर जो हमारा हो गया वो क्या हो गया, तब उस केस में हमारा राइट आंसर हो गया 4, 1/4 हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, 1 मिनट, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखिए क्या है, द फॉर्म फैक्टर ऑफ ए साइन वेव इज, साइन वेव का फॉर्म फैक्टर क्या होता है, तो साइन वेव का फॉर्म फैक्टर हमारा होता है 1.11, क्या होता है 1.11 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि इन सीरीज आरएल सर्किट, इन सीरीज आरएल सर्किट, हाँ इन सीरीज आरएल सर्किट करंट क्या होता है, करंट फेज में होता है, फेज विथ वोल्टेज होता है, या लैग करता है वोल्टेज से, या लीड करता है वोल्टेज से, या एंटी फेज विथ वोल्टेज होता है। तो ये हमारा जो होता है वो लैग करता है वोल्टेज से, सीरीज आरएलसी सर्किट में करंट जो है वो लैग करता है वोल्टेज से। नेक्स्ट हमारा है कि द पावर फैक्टर ऑफ प्योर रेजिस्टिव एसी सर्किट, द पावर फैक्टर ऑफ प्योर रेजिस्टिव एसी सर्किट, पावर फैक्टर प्योर रेजिस्टिव एसी सर्किट का क्या होता है, तो प्योर रेजिस्टिव सर्किट रहेगा तो उसके इसमें पावर फैक्टर हमारा जो होता है वो यूनिटी होता है। कैसा होता है, यूनिटी होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एन आइडियल करंट सोर्स हैज, आइडियल करंट सोर्स के पास क्या होता है, तो आइडियल करंट सोर्स के पास इनफाइनाइट इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। कैसा होता है, इनफाइनाइट इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। अगर वोल्टेज कहेगा तो 0 इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, और यहाँ पर जो कंडक्टेंस होता है वो 0 होता है। आइडियल करंट सोर्स के केस में इनफाइनाइट इंटरनल रेजिस्टेंस होता है और इसका जो 0 कंडक्टेंस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है अकॉर्डिंग एडिंग सीरीज रेजिस्टेंस टू अ प्योर इंडक्टेंस, प्योर इंडक्टेंस में अगर हम सीरीज रेजिस्टेंस को ऐड करते हैं तब उस केस में क्या होता है, तो क्या कहा कि एडिंग सीरीज रेजिस्टेंस टू अ प्योर इंडक्टेंस, प्योर इंडक्टेंस में अगर हम सीरीज रेजिस्टेंस को ऐड करते हैं तो वो क्या होता है, तो वो हमारा रिड्यूस करता है पावर फैक्टर को, इंक्रीज करता है इंपीडेंस को, या इंक्रीज करता है फेज एंगल को, या नन ऑफ दीज। तो वो हमारा क्या करता है, तो इंक्रीज करता है इंपीडेंस को। क्या करता है, इंक्रीज करता है इंपीडेंस को। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द अप्लाइड वोल्टेज इन ए सीरीज आरएलसी सर्किट इज, क्या करा कि व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ अप्लाइड वोल्टेज इन सीरीज आरसी सर्किट इज इंक्रीज इट्स कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होगा। करा कि आरसी सर्किट में अगर हम वोल्टेज को बढ़ाते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ द अप्लाइड वोल्टेज इज इन सीरीज, मतलब फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं, तब उस केस में कैपेसिटिव रेजिस्टेंस क्या होता है, तब उस केस में ये डिक्रीज होता है। क्या होता है, डिक्रीज होता है। अगर आप चाहे तो इसको देखिए हम दिखा भी सकते हैं, क्योंकि हमारा एक फॉर्मूला है एक्सएल इजकल टू हमारा होता है एक्स, यहाँ पर हमारा होता है एक्सएल इजकल टू 1 एक्सी इजकल टू हमारा होता है क्या, क्योंकि यहाँ पर कैपेसिटी में तो एक्सी इजकल टू होता है हमारा 1/2πfc, ये हमारा होता है। तो इस केस में क्या कहा कि अगर हम फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते हैं, तो फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे तो हमारा कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या होगा, डिक्रीज करेगा। वो आप खुद देख रहे हैं कि इसको बढ़ाइएगा तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो अगर इसको बढ़ाइएगा तो ये डिक्रीज होगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 11, ये क्या कर रहा है, द करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर फेज एंगल इन आरसी सीरीज सर्किट इज, आरसी सीरीज सर्किट के केस में फेज एंगल का करेक्ट एक्सप्रेशन क्या है, तो फाई इक्वल टू tan इनवर्स r अपॉन में xc, या tan इनवर्स xc अपॉन में r। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फाई इक्वल टू tan इनवर्स xc अपॉन में r। तो ये सब में इसी तरीके का क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है रेजोनेंस इन आरएलसी सर्किट ऑकर, रेजोनेंस हमारा कहाँ पर होता है, आरएलसी सर्किट में। जब XL इक्वल टू XC होता है तब उस केस में यहाँ पर रेजोनेंस होता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट रेजोनेंस इन सीरीज सर्किट करंट इज, करंट हमारा क्या होता है, एट रेजोनेंस इन सीरीज सर्किट करंट इज कैसा होता है, मिनिमम होता है, मैक्सिमम होता है, इन फेज विथ होता है। तो ये जो हमारा होता है वो क्या होता है, तो ये हमारा मैक्सिमम होता है। रेजोनेंस एट रेजोनेंस सीरीज सर्किट करंट इज मैक्सिमम, करंट कैसा होता है, तो करंट हमारा मैक्सिमम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि एन अल्टरनेटिंग करंट इज रिप्रेजेंटेड एज I इक्वल टू 70.7 साइन 377.142 t प्लस π/6। मतलब इसको आप अगर स्टैंडर्ड इक्वेशन में लिखें तो I इक्वल टू क्या होता है, हमारा I इक्वल टू होता है Im साइन ओमेगा टी, Im साइन ओमेगा टी होता है। तो यहाँ पर ओमेगा का वैल्यू कितना है, तो ओमेगा का वैल्यू यहाँ पर हमारा दिया गया है, वो दिया गया है 377.142, ये हमारा ओमेगा का वैल्यू दिया गया है। और ओमेगा इक्वल टू हम यह भी जानते हैं कि ओमेगा इक्वल टू हमारा क्या होता है, तो ओमेगा इक्वल टू 2πf होता है। कैसा होता है, 2πf होता है। तो यहाँ से आप चाहे तो ये ओमेगा का वैल्यू यहाँ पर पुट करिए तो 377.142 हो गया यहाँ पे
और इक्वल टू हो गया 2 और पाई और इंटू में एफ हो गया। तो यहाँ से अब एफ का वैल्यू को निकालना चाहें तो लिख सकते हैं 377.142 अपॉन में 2 और इंटू में एफ का वैल्यू पाई का वैल्यू होता है वो 3.14 होता है। तब इस केस में जब इसको आप कैलकुलेट करिएगा तो इसका वैल्यू जो हमारा आता है वो आता है 60 हर्ट्ज। कितना आता है 60 हर्ट्ज। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, इसका 60 हर्ट्ज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 15 करता है कि इन 3 फेज सिस्टम फेज वोल्टेज डिफर बाई 3 फेज सिस्टम में फेज वोल्टेज डिफर करता है किससे 120 डिग्री से। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन स्टार कनेक्टेड सिस्टम 3 फेज कनेक्शन। क्या करा है कि इन स्टार कनेक्टेड सिस्टम 3 फेज सिस्टम लाइन करंट इज इक्वल टू फेज करंट। स्टार करा है तो स्टार में क्या होता है, तो स्टार में हमारा होता है लाइन करंट इक्वल टू फेज करंट होता है और उसमें डेल्टा में जो होता है वो लाइन वोल्टेज फेज वोल्टेज के बराबर होता है। तो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। तो याद रखिएगा, ये इसमें कंफ्यूजन होता है तो इसको आपको याद ही रखना होगा कि स्टार में पहले होता है, पहले स्टार आता है फिर हमारा डेल्टा आता है। इसके तरीके से आप याद रख सकते हैं, पहले स्टार आता है फिर हमारा डेल्टा आता है। तो स्टार अगर पहले आया तो उसके से पहले करंट आता है तब फिर हमारा वोल्टेज आता है। तो स्टार के केस में लाइन करंट और फेज करंट इक्वल होगा और डेल्टा के केस में लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज इक्वल होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर जो है वो 17 है, वो क्या कहता है कि मैक्सिमम पावर इज ट्रांसफर व्हेन द लोड रेजिस्टेंस इज। करा मैक्सिमम पावर ट्रांसफर कब होता है, जब लोड रेजिस्टेंस किसके बराबर होता है, तो इक्वल टू सोर्स रेजिस्टेंस होता है। ये मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम में आपको बताया गया होगा। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर, अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका क्या, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर व्हेन लोड रेजिस्टेंस इज इक्वल टू हाफ ऑफ द सोर्स रेजिस्टेंस या इक्वल टू द सोर्स रेजिस्टेंस। तो लोड रेजिस्टेंस सोर्स रेजिस्टेंस के बराबर होता है तभी मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम होता है। तो इसका आंसर हो गया ए राइट, सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि नोडल एनालिसिस डिपेंड ऑन, नोडल एनालिसिस डिपेंड करता है किससे, अप्लाइंग केवीएल, सिलेक्टिंग रेफरेंस नोड, कंपेयरिंग नोड वोल्टेज या यूजिंग मिनिमम नंबर ऑफ इक्वेशन। क्या करा है कि नोडल एनालिसिस डिपेंड ऑन, नोडल एनालिसिस किस पर डिपेंड करता है, तो नोडल एनालिसिस हमारा जो डिपेंड करता है वो सिलेक्टिंग द रेफरेंस नोड पर डिपेंड करता है। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, वो क्या कहता है कि सुपरपोजिशन थ्योरम इज मींट फॉर सॉल्विंग। सुपरपोजिशन थ्योरम बनाया गया है सॉल्व करने के लिए कैसे सर्किट को, लीनियर सर्किट को, नॉन लीनियर सर्किट को या फिर नॉन रेजिस्टिव सर्किट को या सिंपल सर्किट को। तो ये बनाया गया है लीनियर सर्किट को सॉल्व करने के लिए। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 20 है, वो क्या कहता है कि नॉर्टन करंट इज इक्वल टू द करंट पासिंग थ्रू द शॉर्ट सर्किट आउटपुट टर्मिनल। नॉर्टन करंट किसके लिए, कहाँ पर जो करंट जो पास करता है वो किस टर्मिनल से पास करता है, तो वो आउटपुट के पास करता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो गया, क्योंकि आउटपुट को ही हटाकर, जो आउटपुट होता है उसी को हटाकर हम वहाँ पर उसको शॉर्ट करते हैं। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतलब नेक्स्ट हमारा जो सबसे लास्ट ईयर है वो 2021 है। इसमें देखिए क्या कर रहा है कि पहला क्वेश्चन है कि 2 साइन वेव आर सेड टू बी इन फेज। 2 साइन वेव को हम लोग इन फेज में कर सकते हैं ईच अदर इफ दे अचीव। अगर 2 साइन वेव है उसको हम लोग फेज में कर सकते हैं कि ये इन फेज में है, तो उसको कब कर सकते हैं, तो जीरो वैल्यू एट द सेम टाइम। सेम टाइम पर अगर जीरो वैल्यू होता है तब उस केस में मैक्सिमम वैल्यू एट सेम टाइम एंड मिनिमम वैल्यू एट सेम टाइम। तीनों होता है, तीनों केस में हमारा जो होता है वो अगर ये तीनों को फॉलो करता है तो उस केस में उसको हम कहते हैं कि सेम फेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एवरेज वैल्यू ऑफ साइन वेव ऑफ द मैक्सिमम वैल्यू आई एम ओवर 1 साइकिल इज। कह रहा है कि एवरेज वैल्यू होता है साइन वेव का आई एम ओवर 1 साइकिल। 1 साइकिल में इसका क्या होता है, इसका होता है 2 आई एम अपॉन में पाई। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2 आई एम अपॉन में पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि द फेज डिफरेंस बिटवीन साइनोसॉइडल वोल्टेज एंड करंट इन ए प्योर कैपेसिटर। कह रहा है कि फेज डिफरेंस क्या होगा साइनोसॉइडल वोल्टेज और करंट, साइनोसॉइडल वोल्टेज और करंट में प्योर कैपेसिटर केस में। तो प्योर कैपेसिटर रहे या इंडक्टर रहे, दोनों के केस में 90 डिग्री ही होता है। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि द टाइम पीरियड ऑफ ए साइनोसॉइडल वेवफॉर्म विथ 200 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी इज, कितना सेकंड होगा, टाइम पीरियड इसका क्या होगा। तो आपको पता है कि टी इक्वल टू क्या होता है, तो टी इक्वल टू हमारा होता है 1 अपॉन में एफ। तो यहाँ पर टाइम पीरियड अगर आप निकालना चाहें तो क्या होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा टाइम पीरियड इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 और अपॉन में 200। जब इसको आप करिएगा तो इसका जो वैल्यू हमारा आता है वो कितना आता है, तो जब इसको आप करिएगा 1 अपॉन में 200 तो इसका वैल्यू हमारा आता है 0.005। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। आप करके देख लीजिएगा, यही आएगा। अगर वैसे तो हमको यही लग रहा है यही आएगा, कैलकुलेटर में आप चेक कर लीजिएगा। द पिक वैल्यू ऑफ साइन वेव इज 400 वोल्ट। साइन वेव का पिक वैल्यू जो हमारा है वो 400 वोल्ट है। तो इसका एवरेज वैल्यू क्या होगा, तो अभी इसका जो है वो एवरेज वैल्यू क्या होगा, अभी जस्ट हम लोग पढ़े थे तो क्या आता है 2 और ऊपर में भी और अपॉन में पाई। तो 2 अपॉन में 400 और मतलब यहाँ पर 400, 2 अपॉन में 2 इंटू में 400 और अपॉन में पाई, यही तो होता है। ये फार्मूला भी जस्ट पढ़े थे ना, कहाँ था ये 2 आई एम अपॉन में पाई, तो वही हम यहाँ पर कर रहे हैं। तो यहाँ पर वोल्टेज के केस में है तो 2 वी एम अपॉन में पाई होगा।
तो यहाँ पर हो गया 2 इंटू में 4 मतलब 800 अपॉन में पाई हो गया। जब 800 अपॉन में पाई मतलब 3.14 से इसको डिवाइड करेगा तो इसका जो वैल्यू हमारा आता है वो आता है 254.6। ये कैलकुलेटर में करके आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पावर डेवलप्ड इन प्योर रिएक्टेंस इज, जो पावर डेवलप होता है प्योर रिएक्टेंस में वो कैसा होता है, ट्रू पावर होता है, रेडिएटेड पावर होता है या रिएक्टिव पावर होता है। तो ये हमारा जो होता है वो रिएक्टिव पावर होता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ ए कॉइल ऑफ ए इंडक्टेंस 0.5 हेनरी एट 50 हर्ट्ज इज कितना ओम होगा। क्या कर रहा है कि द इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ कॉइल ऑफ ए इंडक्टेंस 0.5 हेनरी, मतलब कि एल का वैल्यू दिया है कितना 0.5 हेनरी दिया है, फ्रीक्वेंसी का वैल्यू आपको कितना दिया है, तो ये दिया है 50 हर्ट्ज दिया है। पूछ रहा है क्या, तो इंडक्टिव रिएक्टेंस पूछ रहा है, मतलब एक्सेल पूछ रहा है। एक्सेल इजकल टू हमारा फॉर्मूला क्या होता है, तो एक्सेल इजकल टू हमारा होता है इंडक्टेंस है, तब उस केस में हमारा एक्सेल का जो वैल्यू होता है एक्सेल इजकल टू होता है 2 पाई एफ एल होता है। एक्सेल इजकल टू 2 पाई एफ एल होता है। तो यहाँ पर देखिए 2 और पाई का वैल्यू तो 3.14 होता है, तो 3.14 रहने दीजिए, और एफ का वैल्यू हमारा 50 है और एल का वैल्यू हमारा दिया है 0.5। जब इसको आप कैलकुलेट करिएगा तो आपका जो आंसर आता है वो आता है 157। क्या आता है 157। आप कैलकुलेट करके देख लीजिए। इसी तरीके से इसको बनाना है। ये जो फॉर्मूला है, ये सब फॉर्मूला एक्सेल और एक्सी का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। इससे क्वेश्चन हर एक साल में आप देखे होंगे कि पूछा है। तो ये फॉर्मूला पर अगर फॉर्मूला आपको याद रहेगा तो आपको खुद पता चल जाएगा कि इसको कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एन आइडियल वोल्टेज सोर्स है। आइडियल वोल्टेज सोर्स के पास क्या आता है, क्वेश्चन देखिए आ गया। तो आइडियल वोल्टेज सोर्स के पास 0 इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो गया। वही अगर आइडियल करंट करता है तो इनफाइनाइट होता है। क्वेश्चन नंबर 9 हमारा कह रहा है कि एट द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस द कैपेसिटर इज डिक्रीज द वैल्यू ऑफ एक्सी इज। तब उस केस में देखिए क्या होगा। तो एक्सी का फॉर्मूला पढ़े, एक्सी इक्वल टू होता है 1 अपॉन में 2 पाई एफ सी होता है। यहाँ तक तो आप पढ़े हैं। तो क्या कहा कि एट द फ्रीक्वेंसी ऑफ वोल्टेज अप्लाइड अक्रॉस द कैपेसिटर इज डिक्रीज, मतलब ये फ्रीक्वेंसी को हम लोग घटा रहे हैं। तो उस केस में हमारा जो एक्सी का वैल्यू होगा वो क्या होगा, तो वो हमारा इंक्रीज होगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द फेज एंगल ऑफ आर इजकल टू सी सीरीज सर्किट। आर एल सी यहाँ पर होगा शायद, क्वेश्चन में देख लीजिएगा। तो यहाँ पर हमारा जो होता है वो क्या होता है, आर एल सी होगा। ये आर इजकल टू एल और इजकल टू सी नहीं होगा, आर एल सी सर्किट का है। तो उस केस में हमारा इसका फेज एंगल जो होता है वो हमारा क्या होता है, तो उस केस में हमारा इसका फेज एंगल होता है tan इनवर्स एक्सएल माइनस के, ये यही होगा आर इजकल टू एल इजकल टू सी। उस केस में हमारा होता है आर tan इनवर्स एक्सएल माइनस के एक्सी अपन में आर, नहीं आर एल सी है, ठीक है। तो आर एल सी के केस में होता है tan इनवर्स एक्सएल माइनस के एक्सी अपन में आर। ये अभी आपको फॉर्मूला बताए भी थे पीछे लग क्वेश्चन में। तो इसका राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 है एट रेजोनेंस इन सीरीज आरएलसी सर्किट। रेजोनेंस पर हमारा सीरीज आरएलसी सर्किट में क्या होता है, तो इस केस में हमारा जो होता है वो जेड इजकल टू आर होता है। जेड इजकल टू आर होता है, क्या होता है, जेड इजकल टू आर होता है। तो इसका फॉर्मूला आप देख सकते हैं, जेड इजकल टू क्या होता था आर और प्लस के यहाँ पर जे, और यहाँ पर होता था एक्सएल माइनस के एक्सएल और एक्सी होता था, एक्सएल माइनस के एक्सी होता था। तो यहाँ पर क्या करा है कि रेजोनेंस के केस में एक्सएल इजकल टू एक्सी होगा, तो ये हमारा 0 हो जाएगा, बचेगा क्या, जेड इजकल टू आर। तो इसलिए हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 जो हमारा है वो क्या कहता है कि एट रेजोनेंस इन सीरीज आरएलसी सर्किट रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इज गिवन बाय। कह रहा है कि रेजोनेंस के केस में आरएलसी सर्किट में रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कौन देता है। तो पहला ऑप्शन हमारा है कि एफ आर इजकल टू 1 अपन में एल सी, दूसरा ऑप्शन है एफ आर इजकल टू 1 अपन में रूट अंडर एल सी, और तीसरा ऑप्शन है हमारा एफ आर इजकल टू 2 पाई एल सी, और चौथा ऑप्शन है 1 अपन में 2 पाई और रूट अंडर 1 अपन में एल सी। इसका राइट आंसर जो हमारा है ऑप्शन नंबर डी ही है। तो इसको आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एट रेजोनेंस इन पैरेलल सर्किट। पैरेलल सर्किट में रेजोनेंस, अगर रेजोनेंस पैरेलल सर्किट होगा तो करंट उसमें क्या होता है, तो उस केस में हमारा जो करंट होता है वो मिनिमम होता है। कैसा होता है, मिनिमम होता है। सीरीज में मैक्सिमम होता है और पैरेलल में मिनिमम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एन अल्टरनेटिंग करंट इज रिप्रेजेंटेड बाय इतना फ्रीक्वेंसी। तो देन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द करंट का फ्रीक्वेंसी क्या होगा। तो यहाँ पर देखिए इसका स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होता है, आई इजकल टू होता है आई एम साइन ओमेगा टी होता है, साइन ओमेगा टी होता है। मतलब ओमेगा का वैल्यू यहाँ पर कितना दिया है, ओमेगा का वैल्यू दिया है 314, ठीक है। अब ओमेगा का वैल्यू ये दिया है, ओमेगा इजकल टू क्या होता है 2 पाई, ओमेगा इजकल टू हमारा यहाँ पर क्या होता है, तो ओमेगा इजकल टू हमारा यहाँ पर जो होता है वो 2 पाई एफ होता है। आप ये पढ़े होंगे, इजकल टू 314 है। तो यहाँ पर हमको निकालना क्या है एफ, तो एफ इजकल टू होगा 314 अपॉन में 2 पाई, तो 2 इंटू में 3.14। तो यहाँ पर इसका जो वैल्यू आता है वो आता है हमारा 50 हर्ट्ज, क्योंकि ये कट जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा कितना 100 बाई 2 हो जाएगा 50 हर्ट्ज। राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है इन अ डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम द रिलेशनशिप बिटवीन लाइन करंट एंड फेज करंट। लाइन करंट और फेज करंट के बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो डेल्टा कनेक्टेड सिस्टम में लाइन करंट और फेज करंट के बीच का डिफरेंस होता है कि आई एल इजकल टू √3 IPH होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका जो हो गया वो राइट आंसर हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 16, फॉर अ 3 फेज बैलेंस लोड पावर फैक्टर इज। 3 फेज बैलेंस लोड में पावर फैक्टर का वैल्यू क्या होता है? तो पावर फैक्टर का वैल्यू जो हमारा होता है KW अपॉन में KVA होता है, KW अपॉन में KVA होता है। तो चाहे तो आप इसको देखिए निकाल भी सकते हैं। आप पावर ट्रायंगल पढ़े होंगे, तो पावर ट्रायंगल में आप लोग क्या पढ़े कि यहाँ पर होता है KW होता है, यहाँ पर हमारा होता है K भार होता है, K भार होता है, और यहाँ पर हमारा KVA होता है। क्या होता है? KVA होता है। तब उस केस में अगर हम फेज को निकालें, मतलब कॉस फाई का वैल्यू निकालें, कॉस फाई का क्या होता है? बेस अपॉन में हाइपोटेनस। तो बेस हमारा क्या है? KW है, और हाइपोटेनस क्या है? KVA है। तो इसलिए हमारा जो पावर फैक्टर का जो वैल्यू आता है वो KW अपॉन में KVA आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर द कंडीशन ऑफ मैक्सिमम पावर ट्रांसफर द एफिशिएंसी इज। कितना होता है? 50% होता है। कितना होता है? 50% होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेश एनालिसिस इज बेस्ड ऑन। मेश एनालिसिस जो हमारा है वो बेस्ड है किस पर? तो ये हमारा KVL पर बेस्ड है। कैसे है? KVL पर बेस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि इन नोड एनालिसिस इफ देयर आर n नोड। अगर नोड एनालिसिस में अगर नोड आपका n होता है इन सर्किट, द नंबर ऑफ इक्वेशन नीड टू सॉल्व। अगर n नोड है तो हमारा n-1 इक्वेशन चाहिए। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो गया। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन और सबसे लास्ट क्वेश्चन है इस सीरीज का कि थेवेनिन्स थ्योरम रिड्यूसेस एनी कॉम्प्लेक्स लीनियर सर्किट टू। थेवेनिन्स थ्योरम जो है वो रिड्यूस करता है किसी भी कॉम्प्लेक्स सर्किट को वोल्टेज सोर्स विद सीरीज रेजिस्टेंस, वोल्टेज सोर्स से सीरीज रेजिस्टेंस। क्योंकि इसका जो हम इक्विवेलेंट निकालते हैं वो कुछ इस तरीके से निकालते हैं। यहाँ पर एक वोल्टेज सोर्स होता है और इसके सीरीज में हम एक रेजिस्टेंस को लगा देते हैं। तो इस तरीके से हम थेवेनिन इक्विवेलेंट को निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर आपका टोटल जितने भी क्वेश्चन था 19, 20 और 21 का, तीनों साल के क्वेश्चन का एक बेहतरीन सोल्यूशन आपको मिल गया होगा, और आप रिलैक्स भी हो रहे होंगे कि जो क्वेश्चन बताया गया है उस क्वेश्चन से आपको कोई डाउट भी नहीं होगा, और आपका एक प्रॉपर और सटीक आंसर आपको मिल गया होगा। तो नेक्स्ट सेशन में हम लोग जो है वो और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को लेकर आएंगे, जिसमें कि जैसे जो न्यूमेरिकल आपका पूछता है, चाहे कुछ थ्योरी, जितना हमसे हो सकता है संभव हम आपका कोशिश करेंगे कि आपको वो डिलीवर कर दें। अगर नहीं हो पाया तो कम से कम भी तो आपको 3 से 4 लेक्चर आज दे देंगे। उस 4 लेक्चर आपको कल के एग्जाम में बहुत ही बेनिफिट होगा, माने बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, ताकि सभी के पास एक सही आंसर, एक करेक्ट इन्फॉर्मेशन और साथ ही साथ एक करेक्ट MCQ का